चलिए आज हम लोग देखेंगे आगे लैंगिक जनन का अगला पार्ट। अभी तक हम मनुष्य में थोड़ा हल्का सा इसमें देखे और डीपली आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अब पुष्प का आता है बीच में, आपका टॉपिक पुष्प घुसा दिया है। तो अब पुष्प में कैसे लैंगिक जनन होता है, एक तो पहला क्वेश्चन बनेगा ये कि पुष्प में कौन सा जनन होता है। तो पुष्प जो नया संतति का उत्पन्न करते हैं वो लैंगिक जनन के द्वारा करते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं और लोग कैसे करके जनन करते हैं। न्यू पुष्प का कैसे जनन होता है, मतलब जन्म होता है। अब देखेंगे तो लिखा है आवृत बीजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। इसका मतलब है ना कि जो पुष्प है उसी में अवस्थित होता है नया पुष्प देने की क्षमता, उसी में होता है। ऐसा नहीं दूसरा नया पुष्प आएगा, वो पुष्प आएगा तब इस पुष्प के साथ मिलकर के नया पुष्प का जन्म देगा। जौन पुष्प है वही पुष्प जन्म देगा। अब कोई जरूरी नहीं कि डबल इसमें चाहिए, ये अकेले पुष्प कर लेता है, इसको डबल पुष्प की जरूरत नहीं होता। कैसे करता है आगे देखिए। इसमें काका होता है तो बाह्य दल होता है। अब मनुष्य में आंख का नाक बहुत सारी चीजें होते हैं, वैसे ही पुष्प में भी होता है। बाह्य दल अलग होता है, दल यानी पंखुड़ी जिसको कहते हैं वो अलग होता है, पूर्ण केसर अलग होता है, स्त्री केसर अलग होता है। पूर्ण केसर स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है। अब जैसे मानव में जनन भाग है वृषण वगैरह, वैसे ही पुष्प का जो जनन भाग है वो है पूर्ण केसर और स्त्री केसर। मतलब जो पुष्प में पूर्ण केसर होता है वो होता है, जैसे कह सकते हैं नर वाला, नर के जनन अंग का नाम है पूर्ण केसर और मादा के जनन अंग का नाम है स्त्री केसर। ये पुष्प में होता है। नर के जनन अंग को कहेंगे पूर्ण केसर और मादा के जनन अंग को कहेंगे स्त्री केसर, और यही दोनों पार्ट से जनन करते हैं पुष्प। अब देखते हैं आगे ये जनन कोशिकाएं होती है। अब आगे जब पुष्प में पूर्ण केसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है। देखिए अब पुष्प में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों जननांग मौजूद होंगे। कोई कोई ऐसा पुष्प होगा जिसमें केवल स्त्री केसर जननांग ही मौजूद होंगे, तो वैसे पुष्प को हम कहेंगे एकलिंगी। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर मौजूद है तो उसको ही हम कहेंगे एकलिंगी। अगर केवल पूर्ण केसर भी मौजूद होगा उस पुष्प में तो उसको भी हम एकलिंगी कहेंगे। मतलब जैसे मानव में होता है ना नर और मादा दोनों लिंग, वैसे ही पुष्प में होता है पूर्ण केसर और स्त्री केसर। माने स्त्री केसर वाला स्त्री केसर को स्त्री केसर लिंग कहेंगे और पूर्ण केसर को पूर्ण केसर लिंग कहेंगे, ये होता है। और दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो निषेचन होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मिलेंगे तभी निषेचन होगा। यहाँ अकेले स्त्री केसर भी नया संतति उत्पन्न कर सकता है पुष्प में, लेकिन मानव में ऐसे नहीं होता। मानव में ओनली फॉर मादा सोचे कि हम नया संतति उत्पन्न कर ले तो नहीं कर सकता, बट पुष्प में ऐसा होता है। अगर स्त्री केसर सोचेगा कि हम अकेले नया पुष्प का उत्पन्न कर दे, नया पुष्प को उत्पन्न करते, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। अगर स्त्री केसर भी अकेले चाहे कि हम नया पुष्प उत्पन्न कर दे, या फिर पूर्ण केसर भी चाहे, दोनों में से कोई चाहे कि हम अकेले नया पुष्प कर दें तो हो सकता है। और दोनों साझेदारी कर ले, समझदारी कर ले कि नहीं दोनों मिलकर नया पुष्प को उत्पन्न करेंगे, वो भी पॉसिबल है। तो इसमें अकेले भी हो सकता है और साथ में भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य में साथ में होता है, अकेले नहीं होता। अब देखते हैं थोड़ा सा, हम देख लेते हैं कि पुष्प में कहाँ क्या क्या होता है। देखिए पुष्प के सबसे जो नीचे भाग होता है उसको हम कहते हैं पुष्पासन। और अगर मैं इसको देखूं, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा देर के लिए पुष्प है, तो इसका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ना, इसको हम कहेंगे पुष्पासन। ठीक है, जैसे फूल तोड़ करके हम हाथ में पकड़ लेते हैं ना, तो जिस डंटा को पकड़ते हैं वही होता है पुष्पासन। उसके बाद देखेंगे जो, अब देखिए कोई अगर फूल देखेंगे वो पीला पीला होता है फूल, उसको देखिएगा तो इधर ऐसे पंखुड़ियां निकले होते हैं, उसको हम कहते हैं ये बाह्य दल कहेंगे। और ये जो बाहर की परतें होते हैं ना उसको वृंत कहते हैं। उसके बाद आइएगा तो ये अगर ऐसे पुष्प रहता है तो देखिएगा उनके बीच में गड्ढा टाइप का होता है, उस गड्ढा टाइप को हम कहते हैं अंडाशय।
वहीं से नया पुष्प का उत्पन्न होता है, नया पुष्प की उत्पत्ति होती है। तो जो बीच में गड्ढा टाइप का होता है, कोई भी पुष्प लीजिएगा बीच में देखिएगा गड्ढा टाइप का होता है, तो उसको हम कहते हैं अंडाशय। उसके बाद आएंगे तो ये जो जैसे कोई भी पुष्प लीजिएगा तो उसका पत्तियां होती है, तो पत्तियां की जो बीच वाला परत होता है ना, उसको हम कहते हैं दल या फिर पंखुड़ी। ठीक, और जो पत्तियां होती है जिसके बाहर बाहर जो परतें होते हैं, कोई भी पत्ती का बाहर बाहर परतें होते हैं, उसको हम कहते हैं तंतु। वैसे हम आपको पुष्प लाकर बताते हैं, कागो अगर मेरे अगल बगल होगा तो रोको थोड़ा। चलिए देखते हैं। वैसे फूल हमको बहुत महंगा मिला है, देखिए यही वाला। अब इसी में हम आपको समझा देंगे जो भी समझाना है। ये आपका सबसे पहले बताया वृंत। वृंत देखिए ये जो आपको दिख रहा ना, ये सोज वाला, इसी को कहेंगे वृंत। उसके बाद है आपका पुष्पासन। पुष्पासन देखिए अगर आपको मैं सीधी सी बताऊं तो ये पुष्प में आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा बात को सुनिए। अंडाशय जो अंदर वाला दिख रहा है ना, और इधर जो वृंत है, ये वृंत और अंडाशय के बीच वाला जो है ना, बीच वाला, उसी को हम कहेंगे पुष्पासन। अंडाशय और वृंत के बीच वाला एरिया को पुष्पासन कहेंगे। मेरे पास फूल काफी महंगा है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसमें नहीं हम दिखा पा रहे हैं। उसके बाद और आगे देखेंगे तो बाह्यदल। बाह्यदल देखिएगा कोई भी फूल तोड़िएगा ना, तो ये ऐसे एकदम वो पता टाइप का लगा रहता है, ऐसे ऐसे, उसी को हम कहते हैं बाह्यदल। और उसके बाद आइएगा दल पंखुड़ी। दल पंखुड़ी ये चीजें है, ये सब दल पंखुड़ियां हैं, ये सारे के सारे दल पंखुड़ियां हैं, किनारा वाला। और जो बीच वाला है ना, बीच वाला को दल, ये सब, ये सारे के सारे दल पंखुड़ियां हैं। उसके बाद आइएगा तंतु। तंतु में देखिए ये जो किनारा के इधर, अब इधर जो किनारा का है, अब जैसे इसको देखेंगे तो इसको देखेंगे, इसको तो ये किनारा वाला और ये किनारा वाला, ये सब तंतु होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है परागकोश। देखिए इसमें तो परागकोश को आप नहीं देख सकते, लेकिन परागकोश एकदम फूल पर होता है परागकोश। अब इधर होता है कौन, वर्तिकाग्र। इस साइड होता है वर्तिकाग्र और इस साइड होता है परागकोश। मेरे पास फूल अच्छा नहीं है और मौजूद भी नहीं है नजदीक में, काफी दूर है, इसलिए इसी से देखिए इधर वाला होता है ऊपर, जो पुष्प के ऊपर होता है उसको कहते हैं परागकोश। और जो इधर होता है ना, इधर इस साइड स्त्री वाला एरिया में, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। अब देखिए क्या होता है, अब वर्तिका कौन होता है, जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, ये वाला अगर हम देखें तो ये तो अभी हम फिलहाल मानते हैं कि ये नर वाला है, तो नर वाला है तो ये ऊपर वाला इसके लिए परागकोश होगा। लेकिन अगर मैं इधर देखूं इसको, ये मादा वाला है मान लीजिए, अब इसके ऊपर जो है ना ये है वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र के नीचे वाला सतह होता है ना, इसी को वर्तिका कहते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे वाला सतह को वर्तिका कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। और ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों भाग आपका स्त्री केसर का होता है। और अगर आप इधर आइएगा तो परागकोश, तंतु और दल पंखुड़ी, हालांकि दल पंखुड़ी को ना भी लेंगे तो चलेगा, ये जो दोनों है ना वो आपका पुंग केसर का होता है, पुंग केसर का। अब कैसे ही लोग निषेचन करके नया फूल बनाते हैं उस प्रोसेस का आप समझिए। देखिए यहां से जो परागकोश है ना, इसमें एक छोटा छोटा एकदम दाना के जैसा होता है परागकण, दाना के जैसा होता है। यहाँ पड़ी दाना के जैसा होता है परागकण। अब ये परागकण क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये परागकण उड़ करके, कोई जरूरी नहीं उड़ेगा, चाहे तो उड़ करके जाएंगे या फिर पक्षी या फिर कोई तितली वगैरह यहां से परागकण को उठा करके और इस वर्तिकाग्र यहां पर छोड़ देते हैं। ये स्त्री जनन अंग जो है ना, ये वर्तिकाग्र यहाँ, तो यहां से अपने यहां नहीं चल जाता। ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर जाकर मिलेंगे ना, तबे यहाँ निषेचन होता है, तबे जाकर नया फूल बनता है। तो ये परागकण यहाँ कैसे आएंगे, चाहे तो हवा चलेगा तो यहाँ से परागकण उड़ के और यहाँ वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, तो निषेचन की क्रिया हो जाएगा। या फिर कोई तितली वगैरह बैठा है, तितली यहाँ बैठा है, यहाँ से वो परागकण लिया अपने मुंह में या पैर में दबाया और यहाँ वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया, वहां से भी लोग का निषेचन हो जाएगा। तीसरा बात से कैसे कर सकते हैं कि कोई मान लीजिए चिड़िया उड़ी आया, फिर मधुमक्खी वगैरह आया, तो यहाँ से परागकण को उठा के वर्तिकाग्र पर डाल दिया, तो वहां निषेचन हो जाते हैं, और निषेचन हो जाते हैं तो नया पुष्प बन जाता है। तो यही प्रोसेस है। मोटी मोटी बात मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, अब ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर,
जो पुष्प का टोटल भाग है ना वो कौन कौन है, तो भाई वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, पुष्पासन है, फिर है क्या भाई परागकोश है, फिर तंतु है, फिर क्या है दल है यानी पंखुड़ी, और फिर है बाह्यदल, और फिर है वृतन, वृंत वृंत कहेंगे उसको। और इसका जनन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको याद रखिएगा। तो अगर कोई बोले कि जनन कैसे होता है, पुष्प में आखिर लैंगिक जनन कैसे होता है, तो आप कहिएगा कि परागकोश में परागकण होते हैं, वो परागकण चाहे तो मधुमक्खी के द्वारा, चाहे तो आंधी या हवा के द्वारा, चाहे तो कोई भी पंछी के द्वारा उड़ करके, या फिर तितली या पंछी ले जा करके वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं, तो वहां जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। जनन की क्रिया पूरी तरह संपन्न हो जाता है, फिर नए पुष्प बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये होता है पुष्प में। तो आज का लेक्चर में हम इतना कर लिए, और पुष्प के बारे में जो भी चीजें होगा वो हम आपको अगला क्लास में कराएंगे। अगर आपको इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए।